जी बेटा, हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। और हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे बात ख़त्म की थी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे क्या होगा कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर वाली स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो अभी स्ट्रेट नहीं रहेगी, बल्कि या तो वो अपने आप को हेलिकल शक्ल में यानी कि बल खाती हुई चेन में कन्वर्ट कर लेगी, या फिर अपने ऊपर ही फोल्ड होके यानी कि उसके कुछ सेगमेंट्स एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होके एक शीट लाइक अरेंजमेंट जो है वो अटेन कर लेंगे। तो वो स्ट्रक्चर जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगी यानी कि बल खाता हुआ स्ट्रक्चर बनाएगी इस तरह का, तो इसको हम कहेंगे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। और जबकि वो स्ट्रक्चर जिसमें पॉलीपेप्टाइड के कुछ सेगमेंट, मतलब ये सेगमेंट है, ये अपने आप को अरेंज कर रहा है इस तरह से, और फिर ये अपने ऊपर ही क्या हो रहा है जी, फोल्ड हो रहा है। तो ये जो शीट लाइक स्ट्रक्चर यानी कि इसकी एक ये शीट और एक ये शीट, ठीक है, यानी कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसने अपने आप को फोल्ड करके अपने आप को शीट्स की शक्ल में अरेंज कर लिया। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज बीटा प्लीटेड शीट। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसकी जो हेलिक्स है यानी कि जो बल खाती हुई चेन है, इसमें जो हर टर्न है यानी कि जो एक टर्न है, उस एक टर्न के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हैं जी, 3.6 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक आपको इस रीजन में कितने अमाइनो एसिड्स नजर आएंगे, 3.6 अमाइनो एसिड्स। और ये जो टर्न है, इनको कौन सी चीज स्टेबल रख रही है, डेट आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के इस इन टर्म्स में जो अमाइनो एसिड्स है ना, वो अगले टर्न के जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है कि हर एक अमाइनो एसिड जो है, हर एक अमाइनो एसिड, मतलब ये मेरे पास है जी अमाइनो एसिड, इसको मैं nth अमाइनो एसिड कह देता हूं। ये क्या करता है कि अपने से आगे वाले एक, दो और तीन, इन तीन अमाइनो एसिड्स को छोड़ेगा और चौथे के साथ जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यानी कि n प्लस फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ ये बॉन्ड बनाएगा, पहले तीन को ये छोड़ देगा। और बॉन्ड कैसे बनता है कि जो nth अमाइनो एसिड था, मसलन ये वाला मेरे पास कौन था, कौन सा था जी, nth अमाइनो एसिड, इसका जो CO यानी कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है, CO को बेटा कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, ये n प्लस फोर्थ, ये वाला जो है n प्लस फोर्थ, इसके NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा किसे कहते हैं कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन एटम के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है। और ये देखें बेटा, ये जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप का ये जो ऑक्सीजन था, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए और वो हाइड्रोजन आगे जिस एटम के साथ अटैच हो, वो एटम भी क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो भी क्या हो, मतलब यहाँ पे ये जो बेटा हाइड्रोजन है ये अटैच है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऐसे बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जी कि जो ऑक्सीजन है कार्बोनाइल ग्रुप का, ये NH के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेटा यानी कि nth अमाइनो एसिड के n प्लस फोर्थ अमाइनो एसिड के साथ बन रहे हैं, these hydrogen bonds will stabilize these turns that are present in alpha helix।
उसके बाद बेटा अगर बीटा प्लेटेड शीट की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है कि ये मेरे पास एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसी के सेगमेंट अपने ऊपर क्या हुए हैं, फोल्ड हुए पड़े हैं जी, ठीक है। तो ये एक शीट, ये दूसरी शीट और ये तीसरी शीट। तो ये जो बेटा शीट लाइक स्ट्रक्चर इस पॉलीपेप्टाइड चेन ने अटेन किया है, दिस इज नोन एज बीटा प्लेटेड शीट। और कहता है कि अगर इन शीट्स में जो अमाइनो ग्रुप है उसके सामने कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसके बिल्कुल सामने हो, यानी कि यहाँ पे भी आप देखें अमाइनो ग्रुप के सामने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फिर यानी कि ये जो सॉरी NH के सामने कार्बोनाइल ग्रुप और यहाँ पे भी कार्बोनाइल के सामने NH, फिर यहाँ पे भी NH के सामने कार्बोनाइल, फिर यहाँ पे भी CO के सामने NH। तो अगर तो ऐसी अरेंजमेंट हो यानी कि NH के सामने CO हो तो इसको कहते हैं जी एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। और अगर CO के बिल्कुल सामने NH यानी कि यहाँ पर नहीं है बल्कि उससे थोड़ा सा हट के है, उससे लेटरल साइड पे है, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम कहेंगे कि बीटा प्लेटेड शीट की ये पैरेलल अरेंजमेंट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेटा हमने क्या बात की कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये स्ट्रेट नहीं रहेगी, बल्कि स्ट्रेट की बजाय ये या तो हेलिकल स्ट्रक्चर या शीट लाइक स्ट्रक्चर अटेन करेगी। दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स में जो चेन है उसको स्टेबलाइज कौन रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मसलन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में मैंने बात की कि हर nth अमाइनो एसिड अपने से आगे आने वाले जो 3 अमाइनो एसिड थे उनको छोड़ के चौथे अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बना रहा था, और वो बॉन्ड जो बन रहा था डेट वाज हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे भी बेटा क्या है कि ये जो NH है ये अपने सामने वाली जो शीट है उसके CO के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी। तो ये यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो इस पॉलीपेप्टाइड चेन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो सेम चेन यानी कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन जिसने अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी अटेन कर लिया है, उसकी जो हेलिसेस या जो शीट्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करेंगी और फर्दर अपने आप को ये फोल्ड करेंगी। और फोल्ड करने के बाद ये एक बॉल लाइक ग्लोबुलर यानी कि स्फीरिकल टाइप स्ट्रक्चर बना लेंगी, जो कि एक्वस मीडियम में यानी कि ऐसे मीडियम में जहां पे वाटर मौजूद होगा उसमें स्टेबल रहेगा ये स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर की खासियत क्या होगी कि यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक पार्ट्स है ना चेन के, यानी कि अमाइनो एसिड्स जिनके ऊपर हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं वो, मसलन ये बेटा ये बाल लाइक स्ट्रक्चर बना है, लेट्स सपोज, तो जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं वो बाल के अंदर रह जाएंगे और जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स हैं वो बाल के ऊपर आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे बेटा मैंने क्या बताया कि टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जिस पॉलीपेप्टाइड चेन ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर अटेन किया था अभी उसके जो हेलिसेस और जो शीट्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी, आपस में मेलजोल करेंगी, मेलजोल करने के बाद अपने आप को फर्दर फोल्ड करेंगी और फोल्डिंग होती जाएगी, यानी कि अपने आप पर बैक फोल्ड होंगी, ठीक है। और इस तरह से एक बाल लाइक एक समवट स्फीरिकल या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे जी, टर्शरी स्ट्रक्चर, जो कि एक्वस मीडियम में स्टेबल होगा, जिसमें मेन जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इस स्ट्रक्चर के थ्रू जो अमाइनो एसिड्स के हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं यानी कि जो वाटर रिपेलिंग ग्रुप्स हैं वो बाल के अंदर चले जाएंगे, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर चले जाएंगे, और जबकि जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स हैं वाटर लविंग ग्रुप्स हैं वो यानी कि बाल के बाहर वाटर की तरफ रहेंगे। और यहाँ पे वो कहता है कि ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ये इसको बेसिकली मेंटेन मुख्तलिफ तरह के बॉन्ड्स कर रहे हैं, यानी कि ये जो हेलिसेस और शीट्स थी ना इन्होंने आपस में जो बॉन्ड बनाए हैं जिनकी वजह से टर्शरी स्ट्रक्चर बना है वो बॉन्ड्स कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, फिर आयनिक बॉन्ड्स हैं,
फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। तो अगर हम इन सब बॉन्ड्स को देखें तो यहाँ पे ये देखें बेटा, ये मेरे पास मैंने टर्शरी स्ट्रक्चर में से एक सेगमेंट ले लिया। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन में आप देख रहे हैं जी आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं। फिर ये वाले जो हैं ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं। फिर ये जो है दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फिर ये क्या है जी, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उस चेन के अंदर जो एक अमाइनो एसिड जिसके पास पॉजिटिव ग्रुप था, यानी कि जिसके पास NH3 था, अगर उसको अपने सामने, अगर उसको अपने सामने ये नेगेटिव ग्रुप वाला COO- मिला, तो इसने, उस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लिया, और इस बॉन्ड को हमने क्या कहा जी, आयनिक बॉन्ड। तो बेटा पहले बात सुने, मैंने टर्शरी स्ट्रक्चर में बताया कि 3-4 तरह के बॉन्ड होंगे, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और कुछ में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होंगी। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में मैं बता रहा हूं कि आयनिक बॉन्ड बनेगा कैसे। कि लेट्स सपोज बेटा एक अमाइनो एसिड था यहाँ पे और एक अमाइनो एसिड था यहाँ पे। इस अमाइनो एसिड के पास जो यहाँ पे है, इसके पास है जी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये बेसिक अमाइनो एसिड है, इसके पास अमाइनो ग्रुप की तादाद ज्यादा है। तो इसके NH3 पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जब अपने सामने COO- यानी कि ये नेगेटिव चार्ज देखेगा, तो ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा और कौन सा बॉन्ड बना लेगा जी, आयनिक बॉन्ड। एक बॉन्ड इस तरह का बन गया। फिर क्या होगा कि उसी तरह बेटा लेट्स वो यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, एक है जी यहाँ पे। तो इसके पास क्या है जी, ऑक्सीजन है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने सामने हाइड्रोजन को देखेगा, और ये हाइड्रोजन भी आगे किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बाउंड होगा, तो ये ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कह देंगे जी, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना कि एक अमाइनो एसिड बेटा हमारे पास यहाँ पे था, दूसरा है जी यहाँ पे। इस अमाइनो एसिड के पास ऑक्सीजन है जो कि क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसने देखा कि मेरे सामने है हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन है वो अटैच है आगे ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो उसने फिर क्या किया, इस हाइड्रोजन के साथ एक वीक सा बॉन्ड बना लिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं जी, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद बेटा क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बनेगा कि एक अमाइनो एसिड लेट्स सपोज ये है, दूसरा है जी ये, इन दोनों के पास सल्फर है, इसके पास भी और इसके पास भी। तो ये सल्फर क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे और आपस में कौन सा बॉन्ड बना लेंगे जी, डाई सल्फाइड बॉन्ड। फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बेटा कैसे होगा कि लेट्स सपोज एक अमाइनो एसिड हमारे पास यहाँ पे है और एक अमाइनो एसिड है जी यहाँ पे। तो इसका ये ग्रुप हाइड्रोफोबिक है, इसका ये ग्रुप हाइड्रोफोबिक है, यानी कि ये वाटर रिपेलिंग है। तो ये क्या करेंगे, हमने जब बेटा वाटर एज अ सॉल्वेंट वाला टॉपिक पढ़ा था, तो वहां पे हमने बात की थी कि जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स जब वाटर में रहेंगे तो वो आपस में एग्रीगेट कर जाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर अपना एक यानी कि इंटरेक्टिव ग्रुप बना लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि दो अमाइनो एसिड थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसके पास भी हाइड्रोफोबिक ग्रुप, इसके पास भी हाइड्रोफोबिक ग्रुप। तो जब इन्होंने अपनी तरफ इर्द गिर्द वाटर देखा, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर गए, आपस में एग्रीगेट हो गए। तो इन इंटरेक्शंस को हमने क्या कहा जी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। तो ये सारी इकसाम के बेटा बॉन्ड्स मिलकर आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेजेस और जो इलेक्ट्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं, ये सारे मिलकर उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन को टर्शरी स्ट्रक्चर अटेन करने में हेल्प करेंगे। और फिर उसके बाद बेटा प्रोटीन जो है, जब उसके अंदर डबल बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाएंगे, आयनिक बॉन्ड भी बन जाएंगे, डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी बन जाएंगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी बन जाएंगे, तो वो ओवरऑल एक 3 डायमेंशनल शेप अटेन करेगी, जिसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहना शुरू कर देंगे।
तो ये यहाँ पे बेटा मैंने इस स्लाइड में आपको तमाम तरह के बॉन्ड्स दिखाए हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बन रहा है कि एक अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन में ये था, दूसरा था ये, इसके पास भी सल्फर ग्रुप है, इसके पास भी सल्फाइड ग्रुप है। तो इन दोनों ने क्या किया, अपने अपने हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया और अपना जो एक एक बॉन्ड खाली हुआ है वो आपस में बना के कौन सा बॉन्ड बना लिया जी, डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसी तरह बेटा मेरे पास नेक्स्ट क्या है जी, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की अगर बात करूं तो एक अमीनो एसिड बेटा मेरे पास यहाँ पे आइसोलियोसिन है, एक है लियोसिन। तो ये इसके पास ये वाला जो ग्रुप है दिस इज हाइड्रोफोबिक, इसके पास ये वाला जो ग्रुप है दिस इज हाइड्रोफोबिक। तो जब ये अपने इर्द गिर्द यहाँ पे H2O को देखेंगे तो ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये जो इंटरेक्शन बन रही है यहाँ पे, जिसको बेटा उसने डॉटेड लाइन से, ये जिगजैग लाइन से शो किया है, दिस इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन रहा है कि एक अमीनो एसिड यहाँ पे ग्लूटामेट है और दूसरा है यहाँ पे जी सीरीन। सीरीन के पास क्या है जी, हाइड्रोजन है जो कि आगे ऑक्सीजन के साथ अटैच है और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहाँ पे ग्लूटामेट के पास क्या है, C+O-, ठीक है, जिसमें से ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जब अपने सामने उस हाइड्रोजन को देखेगा जो हाइड्रोजन आगे इन टर्म किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, तो ये उसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसको हम बेटा क्या कहेंगे जी, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद बेटा लास्ट लेवल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। तो तमाम प्रोटीन्स में बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तब बनेगा कि जब कोई प्रोटीन लार्ज हो, यानी कि उसके पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हों। तो फिर क्या होगा कि बेटा जब उस प्रोटीन के पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी और उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स ने ऑलरेडी टर्शरी स्ट्रक्चर अटेन कर लिया होगा, तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी और एक फुल ज्यादा स्फीरिकल, ज्यादा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर अटेन करेंगी, उस ज्यादा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या कहेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बस यहाँ पे वो हमारे पास बात करते हैं, हीमोग्लोबिन एक लार्ज प्रोटीन है जिसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, यानी कि 2 अल्फा और 2 बीटा। जब ये 2 अल्फा और 2 बीटा ऑलरेडी टर्शरी स्ट्रक्चर अटेन कर चुकी होंगी, मतलब ये 2 अल्फा, ये जो पर्पल कलर में, तो ये ब्लू कलर में 2 बीटा हैं। तो ये देखिए बेटा इन्होंने ऑलरेडी चारों ने टर्शरी स्ट्रक्चर को अटेन कर लिया है। तो अभी टर्शरी स्ट्रक्चर को अटेन करने के बाद ये आपस में जब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी, एक दूसरे के साथ जब ये एग्रीगेट होके डिफरेंट इंटरेक्शंस के जरिए, यानी कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के जरिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए, आयनिक बॉन्ड्स वगैरह के जरिए जब एक दूसरे को अपने साथ मिला लेंगी, तो ये एक जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एक जो बाल लाइक, एक जो स्फीरिकल स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें एक से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर वाली पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में एग्रीगेट हुई हैं, उसको हम क्या कहना शुरू कर देंगे जी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनने के लिए बेटा जरूरी है कि जिस प्रोटीन ने भी ये स्ट्रक्चर अटेन करना है उसके पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हों। क्यों? क्योंकि ये एक चेन तो बेटा ऑलरेडी टर्शरी स्ट्रक्चर अटेन कर चुकी है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसको अपनी तरह की दूसरी चेन्स के साथ एग्रीगेट होना पड़ेगा, अपनी तरह की दूसरी चेन्स के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमने बात की थी प्राइमरी स्ट्रक्चर की, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्शरी की, फिर क्वाटरनरी की। तो प्राइमरी में मेरे पास बेटा सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड बने, यानी कि सीधी चेन थी, उस चेन के अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स थे उनके दरमियान सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड्स थे। फिर मैंने जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा तो वहां पे क्या हुआ जी कि पेप्टाइड बॉन्ड्स के अलावा जो चेन के अंदर अमाइनो एसिड्स थे उन्होंने हेलिकल स्ट्रक्चर या शीट लाइक स्ट्रक्चर अटेन करने के लिए आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बना लिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। फिर क्या हुआ कि पेप्टाइड बॉन्ड्स के अलावा और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अलावा उन हेलिसेस ने या उन शीट लाइक स्ट्रक्चर्स ने आपस में आयनिक बॉन्ड्स भी बनाए
आपस में डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी बनाई, आपस में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी की, और उन सब के बाद उन्होंने जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अटेन किया उसको हमने टर्शरी स्ट्रक्चर कह दिया। फिर कुछ प्रोटीन्स तो बेटा सिर्फ टर्शरी स्ट्रक्चर तक ही रहेंगी। कौन सी प्रोटीन्स के जिनमें सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो टर्शरी के बाद आगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ नहीं बढ़ेंगी। लेकिन वो प्रोटीन्स जो बड़ी हैं, जिनके अंदर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स टर्शरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी अटेन कर चुकी होंगी, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स अब क्या करेंगी, एक दूसरी को अपनी तरफ इंटरेक्ट करेंगी। किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, आयनिक बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू, या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस वगैरह के थ्रू। और जब ये सारी मिल जाएंगी तो इनके मिलने से जो एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर, जो एक पूरा स्फीरिकल स्ट्रक्चर जिसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, आपस में एग्रीगेट हुई पड़ी हैं, उसको हम क्या कहना शुरू कर देंगे जी? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क। थैंक यू।